तो नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, चैप्टर नंबर 13 और ये है पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस कैसे लगेगा और आईटीसी का ट्रांसफर कैसे होता है। तो देखिए जीएसटी जो है इसके अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है ना, और इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द सेम स्टेट। तो ऐसी सिचुएशन में जो टैक्सेस होता है उसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो हम सेंट्रल सीजीएसटी देते हैं, दूसरा एसजीएसटी या यूटीजीएसटी देते हैं। तो ये अब जो भी पेमेंट करेंगे ये उन्हीं के अकाउंट में, कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट की जाएगी। और जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जब सप्लाई करते हैं गुड्स या सर्विसेज, तो हमें पता है सबको आईजीएसटी लगता है। ये हम ऑलरेडी कई बार बात कर चुके हैं और उसमें दोनों का टोटल आ जाता है ना। कुछ सिचुएशन में टीडीएस भी कट करना होता है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स में टीडीएस होता है, तो यहाँ पर भी टीडीएस होता है। जीएसटी में भी 1% 1% होता है अगर वो लोकल है, और 2% हो जाता है आईजीएसटी के केस में। और टीसीएस भी है कुछ सिचुएशन में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इन एडिशन जहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी वहां पर इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और अदर पेमेंट भी देना पड़ेगा। तो इन सबको पेमेंट कैसे करेंगे हम? गवर्नमेंट को जो टैक्सेस देने हैं या अलग पेमेंट करनी है तो उसको कैसे करा जाए? इंट्रोडक्शन ऑफ ई लेजर इज ए यूनिक फीचर अंडर द जीएसटी रिजीम। तो हमने इसमें क्या है, ई लेजर से इलेक्ट्रॉनिक लेजर या ई लेजर, ये दो टाइप की। वन सेट इज प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड बाय द टैक्स पेयर। तो ये टैक्स पेयर के एंड पर है। और ये है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसे जैसे मैं पैसा जमा कराऊंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बढ़ता जाएगा, और मुझे आईटीसी मिलेगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बढ़ता जाएगा। मैं आईटीसी क्लियर करूंगा तो मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कम होता जाएगा। मैं कोई एक्सपेंसेस ये वो पेमेंट करूंगा, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कम होता जाएगा। वेरी वेरी सिंपल सिंपल। तो सेकंड सेट है, वो है रिटर्न के हिसाब से बनेगा, और वो है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, बताएगा हमें कितना पैसा गवर्नमेंट को, जीएसटी डिपार्टमेंट को देना है। तो सेकंड सेट इज प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। और अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करा तो फिर कौन निकालेगा टैक्स, कितना बनता है, टैक्स अथॉरिटी। तो वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में आएगा डिटेल्स। वंस ए टैक्स पेयर इज रजिस्टर्ड ऑन कॉमन पोर्टल, तो जीएसटी में जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके दो लेजर, ई लेजर कैश एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर और एक इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर ऑटोमेटिकली बन जाएंगे और आपको डैशबोर्ड पे हमेशा दिखाई देंगे। नाउ पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट्स, सेक्शन 49 कहता है कि आपको जो ये पेमेंट करना है, एवरी डिपॉजिट made towards the tax, interest, penalty, fees और एनी अदर अमाउंट बाय पर्सन बाय इंटरनेट बैंकिंग, आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से एनईएफटी कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, या और कोई मोड भी पेमेंट कर सकते हैं। shall be credited to the electronic cash ledger of the such person to be maintained in such manner as may be। मतलब जो भी आपको पेमेंट करना है आप कैसे करोगे, पहले सीधा वो पेमेंट नहीं होगा, जो भी आपको पहले पैसा देना है वो आपके कहां पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ठीक है, फिर वहां से आप पेमेंट कर दो। मतलब एक तरीके से आप बैंक में पैसा जमा करा रहे हो, वहां से पेमेंट। ठीक है।
49(2) कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आएगा वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। ठीक है, तो आईटीसी कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और जो आप जमा कराओगे पैसा वो कहाँ आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, उसका यूज आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो तो आपने पैसा जमा करा, उसका इस्तेमाल तो कहीं पर भी कायदे से किया जा सकता है ना। लेकिन जो अमाउंट है अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में विच इज आईटीसी अमाउंट, तो वो ऐसा नहीं है कहीं पे भी यूज कर लोगे, उसका तो एक लिमिटेड यूज है ना। क्या है उसका? तो आउटपुट टैक्स की पेमेंट करने के लिए यूज होगा, तो ये यूज होगा पेमेंट टुवर्ड द आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स के लिए जो भी कंडीशन है, हमने याद है आईटीसी के चैप्टर में पढ़ा था ना, इसको आपस में सेट ऑफ किया जा सकता है उस हिसाब से। ठीक है, तो अमाउंट जो आईटीसी है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, उसके लिए 49(5) में बता रखा है। 5A कह रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स। ये सब हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो हमारा आईटीसी होता है, जो आईजीएसटी वाला, वो पहले किसके लिए यूज होगा? आईजीएसटी के आउटपुट टैक्स के लिए। इंटीग्रेटेड टैक्स शैल बी फर्स्ट यूज टुवर्ड द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। और जो बाकी बचा हुआ है वो हमने पढ़ा था, हम किसी भी अमाउंट और सीक्वेंस में पार्शियली या फुली सीजीएसटी एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था सेंट्रल टैक्सेस जो है, सीजीएसटी का जो इनपुट टैक्स है उससे पहले सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद में आईजीएसटी के लिए यूज कर सकते हैं, कंडीशन पे आईजीएसटी का आउटपुट टैक्स वो पूरा खत्म हो गया हो, और हम इसे आईजीएसटी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, यूटीजीएसटी के लिए भी यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। ये हम पहले बात कर चुके हैं। ऐसे ही स्टेट टैक्स का जो आईटीसी है वो केवल पहले आउटपुट एसजीएसटी के लिए यूज होगा, और फिर आईजीएसटी के लिए यूज हो सकता है, पर सीजीएसटी के अगेंस्ट में यूज नहीं होगा। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं। और ऐसे यूनियन टेरिटरी का एसजीएसटी वाला सारा रूल किस पे अप्लाई हो जाता है? यूटीजीएसटी पर। जो एसजीएसटी के सारे पॉइंट्स कहाँ अप्लाई हो जाते हैं? यूटी जीएसटी पर। तो यहाँ पर ये लिखा सीजीएसटी का यूज एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के लिए नहीं होगा, और एसजीएसटी यूटीजीएसटी का यूज सीजीएसटी के अगेंस्ट में नहीं होगा। जो कैश लेजर है या क्रेडिट लेजर, सब पेमेंट करने के बाद में जो भी उसका हिसाब बैठेगा रूल के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और लाइबिलिटी कहाँ मेंटेन होगी? लाइबिलिटी रजिस्टर। तो मैनर क्या है, ऑर्डर क्या है? सबसे पहले आपको एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट। इस ऑर्डर में फॉलोइंग ऑर्डर लिखा, नेमली सबसे पहले सेल्फ असेस टैक्स एंड अदर ड्यूज रिलेटेड टू रिटर्न ऑफ प्रीवियस टैक्स। तो पहले आप पुराने की टैक्स पीरियड की पेमेंट होगी और टैक्स की पेमेंट होगी, जो भी आपके पास पैसा है उससे। और जब पुरानी पीरियड का सारा टैक्स खत्म हो जाएगा तो ही करंट पीरियड के लिए पेमेंट होगा। अब ये नहीं कहते पुराना टैक्स पीरियड्स का पेमेंट पेंडिंग है और हम इस बार इस वाली करंट पीरियड की टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा अलाउ नहीं। पहले आपको पुराना हिसाब क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो अमाउंट आपका नए के लिए अलाउ। ठीक है, तो पुराना हिसाब खत्म करोगे तभी नए के लिए पेमेंट हो पाएगा। और जब एक बार सेल्फ असेस टैक्स और अदर ड्यूज हो जाएगा तो एनी अदर अमाउंट पेबल अंडर, उसके लिए हम पेमेंट कर पाएंगे। डिमांड वगैरह आई है, कोई पेनल्टी जो भी कुछ है। तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में अगर हम बात करें डिटेल में, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में क्या आता है? समरी ऑफ ऑल द डिपॉजिट्स पेमेंट मेड बाय टैक्स पेयर। ठीक है, और ये कहां पर मेंटेन होता है? जीएसटी कॉमन पोर्टल पर मेंटेन होता है।
तो जो भी आप टैक्सेस वगैरह या इंटरेस्ट पेनल्टी फी कुछ भी देना है वो सब कहाँ जाएगा, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और जब पेमेंट होगी तो डेबिट हो जाएगा। जमा कराओगे क्रेडिट हो जाएगा, पेमेंट होगी तो डेबिट हो जाएगा। पेमेंट बाय चालान, आप कहें जी हम वैसे पेमेंट करना चाहते हैं ना, तो जब भी आप करेंगे तो सीपीआईएन मतलब अ, आपको चालान जब भी आप करेंगे तो यूनिक नंबर जनरेट होगा, और वो 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा। जब भी आप पैसा जमा कराएंगे तो वो अलग अलग नंबर हैं वो बता रखे हैं। सीआईएन या चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो जो हमने पेमेंट इन लियो ऑफ जनरेटेड चालान इज सक्सेसफुल, जो हमने पहले पेमेंट किया है, इसमें 14 डिजिट का पुराना नंबर और 3 डिजिट का बैंक कोड ऐड होकर आएगा। फिर बैंक रेफरेंस नंबर हर ट्रांजैक्शन में ये भी आता है, वो भी आएगा, लिखा हुआ आ जाता है। और EFPB stand for the electronic focal point branch. These are branches of authorized bank which are authorized to collect payment of GST, है ना। तो वो बता देगा कि आप जीएसटी जहाँ जहाँ जमा हो सकता है उसका भी कोड नंबर वगैरह आएगा। तो क्या मैनुअल चालान एप्लीकेबल है, अलाउड है इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में? मैनुअल या फिजिकल चालान अलाउड नहीं है जीएसटी में, ये आपको ऑनलाइन ही सब जनरेट करना है ना। तो जीएसटी कॉमन पोर्टल में क्या रहेगा, ऑनलाइन। आप मैनुअली भरकर ये वो सब फिजिकली बैंक में लेकर कहो जमा कराना है, नहीं, आप ऑनलाइन करो, चालान आ जाएगा, प्रिंट आउट करके आप जमा करा सकते हो ऑनलाइन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चालान आर प्रेस्क्राइब फॉर वेरियस टैक्सेस? तो एक ही टाइप का चालान है हर एक चीज के लिए, ठीक है। तो सिंगल चालान है हर एक टाइप के लिए जो आपको जमा करना है। एनी अमाउंट डिडक्टेड अंडर सेक्शन 51 टीडीएस या टीसीएस and claimed by the registered taxable person from whom the said amount was deducted or collected shall be credited to electronic cash ledger। अगर हमारा हमने किसी ने पेमेंट करते हुए टीडीएस कट कर लिया, तो हमारा ही तो पैसा है, वो एडवांस टैक्स ही तो होता है टीडीएस, तो कहाँ दिखाएगा, हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ठीक है। An unregistered person has to make payment through electronic cash ledger on the basis of temporary identification number generated through common portal। अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कुछ जमा कराना, पेमेंट करना, तो उसको टेम्परेरी नंबर मिल जाएगा कॉमन पोर्टल, क्योंकि आपको सब ऑनलाइन ही कराना है। जो ई लेजर है, अब इसके अंदर क्या होता है, हेड्स होते हैं, मेजर और माइनर हेड्स होते हैं। तो माइनर हेड्स, मेजर हेड के अंदर माइनर हेड होते हैं, तो लेजर इज डिस्प्लेड मेजर headwise, that is IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस, और each major head is divided into 5 minor parts। तो टैक्स का पेमेंट करना है आपने, इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, पेनल्टी का पेमेंट करना है, फी का पेमेंट करना है, या कोई अदर पेमेंट। तो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर कैन मेक कैश पेमेंट इन द रिकॉग्नाइज्ड बैंक थ्रू द प्रेस्क्राइब मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर using any of the online offline mode permitted by the GST portal। Cash deposit can be used for making payment like tax liability, interest, penalty, fee and others। तो क्या है हमारे पास मेजर हेड कितने हैं, 4, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और सेस। और माइनर हेड है 5, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एंड others। तो आपको बताना पड़ेगा जब आप पेमेंट करोगे आप कौन से हेड के अंदर किस चीज की पेमेंट कर। और ट्रांसफर ऑफ अमाउंट रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो सेक्शन 49 में सब सेक्शन 1011 बताते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन टू ट्रांसफर एन अमाउंट फ्रॉम वन मेजर माइनर हेड टू अनदर मेजर माइनर हेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर or to transfer any amount available in the electronic cash ledger to the electronic cash ledger for IGST of a distinct person provided there is no unpaid liability in the electronic liability list। देखो ये क्या चाह रहे हैं, मान लिया मेरे पास कैश है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, अब मुझे पेमेंट करनी है, मान लिया सीजीएसटी के अंदर टैक्सेस की या किसी और इंटरेस्ट वगैरह की, और मेरे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा रखा हुआ है वो मेरा आईजीएसटी के अंदर है, तो मैं वहां से शिफ्ट कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये बोला है, मान लिया मेरा वो है सेक्शन 25 में हमने पढ़ा था डिस्टिंक्ट पर्सन, इन पेन पे अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड है,
अगर ऐसा है तो मैं दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को अमाउंट ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड कोई ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अनपेड है नहीं। मतलब मेरे पास मेरे यहाँ कैश में 50,000 पड़े, एमपी में भी है मेरा रजिस्टर्ड, वहां पर 1 रुपया भी नहीं है और मुझे वहां पेमेंट करनी है, यहाँ मुझे कोई पेमेंट नहीं करना, मैं यहाँ से वहां ट्रांसफर, प्रोवाइडेड मेरे को कोई लाइबिलिटी नहीं है, वरना नहीं कर पाऊँ। फॉर इंस्टेंस ए रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिपॉजिटेड सम ऑफ 1,000, उसने 1,000 रुपये जमा कराए, तो जमा कराने पे बताना पड़ता है आप किस चीज के लिए जमा करा रहे हो। तो उसने सीजीएसटी में इंटरेस्ट के लिए जमा कराए 1,000 रुपये, और 1,000 रुपये उसने एसजीएसटी के अंदर इंटरेस्ट के लिए जमा कराए, लेकिन कराने थे फीस, और जमा कर दिया उन्होंने गलती से इंटरेस्ट में, तो वो अमाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है जीएसटी पीएमटी 09 फॉर्म से फॉर मेकिंग ट्रांसफर फ्रॉम हेड पी में ट्रांसफर हो सकता है। द सेड ट्रांसफर इज रिक्वायर्ड यूजिंग द अबव फॉर्म बिकॉज व्हेन द रजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक द रेमिटेंस टैक्सेस वगैरह, तो उसे जीएसटी रिटर्न वगैरह सब चीजें के बताना पड़ता है कि भाई इतना पैसा है, इतना हमने पेमेंट करा, तो आप शिफ्ट कर सकते हो एक से दूसरे। However, no such transfer shall be allowed if the said registered person has any unpaid liability. Unpaid liability है तो आपको transfer करना है नहीं। This form can be used either for transfer of erroneous deposit under any minor head of a major head to any other minor head of the same or other major head. तो आपने अगर कहीं पैसा जमा किया है, एक मेजर हेड के अंदर भी शिफ्ट हो जाएगा, दूसरे मेजर हेड के अंदर भी शिफ्ट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। Transfer of any of the already lying unutilized under any of the minor head in the electronic cash, अगर कैश यूज नहीं हो रहा कहीं हो रहा है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑफ एनी अमाउंट लाइंग इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर सीजीएसटी ऑफ ए डिस्टिंक्ट पर्सन प्रोवाइडेड देयर इज नो लायबिलिटी। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, Messrs Daksha Enterprises has made a cash deposit of 10,000 under minor head tax ऑफ मेजर हेड एसजीएसटी, तो एसजीएसटी के टैक्स के लिए 10,000 जमा कराए, इट हैज ए लाइबिलिटी ऑफ 2,000, एसजीएसटी में इंटरेस्ट के लिए 2,000 की लाइबिलिटी है। स्टेट वेदर मेसर्स दक्षा एंटरप्राइज कैन यूटिलाइज द अमाउंट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड देयर इज नो लाइबिलिटी, वो कर। The registered person is allowed to transfer the amount available any minor of the major head to any of the minor head of the other or same major head, है ना। Therefore, given case वो 10,000 अवेलेबल है तो वो बिल्कुल उसको यूज कर सकते हैं ट्रांसफर। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेटर, subsection 2 of section 49 of CGST Act provide that self-assessed input tax credit by registered person shall be credited to his electronic credit ledger। तो जो भी हमारा आईटीसी है वो कहां पर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट। Input tax credit as self-assessed in monthly return will be reflected in electronic credit ledger. The credit in the ledger can be used to make payment of only tax। केवल टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं आप, इसे इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस एक्सेट्रा की पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आईटीसी मिला है केवल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के लिए यूज होने वाला है। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी फॉर टैक्स लाइबिलिटी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, the amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards the output tax. It is pertinent to note that output tax in relation to a taxable person means the tax chargeable under the on a taxable supply of the goods and services made by him or by agent, but exclude tax payable by him on reverse charge basis। रिवर्स चार्ज बेसिस पर हम आउटपुट टैक्स की पेमेंट नहीं करते हैं, हम इनपुट टैक्स की पेमेंट करते हैं। तो कहीं आप ये ना कहो कि हमने तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या आरसीएम में हमने इनपुट टैक्स जो देना है वो हमारी लाइबिलिटी है तो भैया सेट ऑफ कर लो, वो हमारी लाइबिलिटी नहीं है। हमने तो वो पेमेंट किसे करनी थी, ऐसे लाइबिलिटी नहीं है कि हमारा आउटपुट टैक्स, वो हमने किसको देना था, सप्लायर को। तो सप्लायर की जगह हम गवर्नमेंट को दे रहे, देना तो था ही हमने, लेकिन वो हमारी आउटपुट टैक्स नहीं था, वो इनपुट टैक्स है। तो वो ध्यान रखना, उससे सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे आप। ये हम पढ़ चुके हैं ना किस ऑर्डर में कैसे कैसे सेट ऑफ करेंगे।
सबसे पहले हम आईजीएसटी के जो इनपुट है आईजीएसटी के आउटपुट के लिए करते हैं, है ना। उसके बाद कहीं पे भी करा जा सकता है सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए। सीजीएसटी को पहले हम सीजीएसटी के लिए करेंगे, फिर हम आईजीएसटी के लिए करेंगे, और इसके लिए अलाउ नहीं है। एसजीएसटी को पहले एसजीएसटी के लिए करेंगे, फिर आईजीएसटी के लिए, और इसके लिए अलाउ ही नहीं। ठीक है। Available IGST credit in the credit ledger should first be utilized for the payment of IGST के मैंने अभी अभी आपको सारी बातचीत बताई है। Condition of use of amount available in electronic credit ledger condition क्या है? In case the commissioner or an officer authorized by him in this behalf not below the rank of assistant commissioner has reason to believe that IDC available in the electronic credit ledger has been fraudulently availed or is ineligible, तो वो राइटिंग में लिखकर कह देगा भैया आप आईटीसी नहीं ले सकते हो, या कोई क्लेम मिल रहा है तो उस क्लेम को भी रोका जा सकता है। तो आपका आईटीसी हो सकता है फ्रीज कर दें, आप उसका यूज ना कर पाए अगर आपने कुछ गड़बड़ करी। ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है? रूल नंबर 86 बी रेस्ट्रिक्ट द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर which a registered person can use to discharge the output tax liability to 99% such liability in case where the value of taxable supply other than exempt supply and zero rated in a month exceed 50 lakh rupees। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 50 लाख रुपए से ज्यादा की अगर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, अगर आपकी 50 लाख रुपए से ज्यादा की टैक्सेबल सप्लाई है, 50 लाख से ज्यादा की टैक्सेबल सप्लाई है एक महीने में 50 लाख से ज्यादा की टैक्सेबल सप्लाई है, तो आप क्या कर पाएंगे? आउटपुट टैक्स का जो लाइबिलिटी है यहाँ पर लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन कैन यूज टू डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी टू 99% ऑफ टैक्स। जैसे आपने 100 रुपए देने और आपके क्रेडिट लेजर में मान लिया 120 रुपए पड़े, तो आप क्या करते हैं? 120 में से 100 सेट ऑफ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या रखा है कि आप केवल 99 ही कर सकते हो, 1 रुपए की आपको पेमेंट कैश लेकर से करनी है अगर आपकी 50 लाख रुपए से ज्यादा की मंथली है अमाउंट सेल की, सप्लाई की। ये बात क्लियर है? इसके अलावा क्लैरिफिकेशन है, यूटिलाइजेशन होगा, वो कैसे होगा? इशू नंबर whether the amount available in the electronic credit ledger can be used for making payment of any tax under the GST law। जो हमारे क्रेडिट लेजर में है, क्या हम किसी भी जीएसटी के टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं? तो अमाउंट अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड द आउटपुट टैक्स अंडर द सीजीएसटी आईजीएसटी। लेकिन हमारी कंडीशन है ना, कौन सा आईटीसी किस चीज के लिए यूज हो सकता है? केवल दो हैं, एक सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए नहीं हो सकता, यूटीजीएसटी के लिए नहीं हो सकता, और जो एसजीएसटी यूटीजीएसटी है वो सीजीएसटी के लिए नहीं हो सकता, है ना। तो वो है एक बात। तो किसको आप कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते? Further, output tax in related to a taxable person is defined in section as the tax chargeable on taxable supply of goods or service both, but exclude tax payable on reverse charge। ये रिवर्स चार्ज वाला हमारा इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स नहीं है। तो आप सेल्फ असेस्ड जो रिटर्न में डालेंगे उसके बाद आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। तो आउटपुट टैक्स में रिवर्स चार्ज वाला टैक्स नहीं आएगा। इशू नंबर 2, whether the amount available in the electronic credit ledger can be used for making payment of any liability other than the tax। टैक्स के अलावा क्या यूज किया जा सकता है किसी चीज के लिए? नहीं, है ना। तो हमने क्या बात करी थी? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल केवल और केवल टैक्स की पेमेंट के लिए ही होगा, इंटरेस्ट पेनल्टी फी या अदर अमाउंट के लिए नहीं होगा। ठीक है। इशू नंबर 3, whether the amount available in the cash ledger can be used for making payment of any liability in the GST। जो हमारे पास कैश है उससे कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप उससे कुछ भी पेमेंट कर सकते हो।
नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट है थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। ये इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर क्या होता है? जो हमारा आउटपुट टैक्स होता है वो कहाँ दिखाई देता है हमारे को? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी दिखाई देती है। प्रिजम्पशन दैट इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस पास्ड ऑन, सेक्शन 49(9) कहता है कि डीमिंग क्लोज, this part of the section provides that when a taxable person has paid the GST under the corresponding act, the taxable person is deemed to have passed on the incidence of such a payment of tax to the recipient। तब मैं हूं, मैंने टैक्स की पेमेंट कर दी, तो मेरी लाइबिलिटी अब खत्म। बाकी का जिम्मा किसका है? जो रेसिपिएंट है वो आगे आगे वो आउटपुट टैक्स देगा और उसको एडजस्ट करेगा आईटीसी की तरह। अगर वो कंज्यूम करेगा तो उसने हमें दे दिया, हमने दे दिया, बात खत्म। तो ये कह रखा है कि डीमिंग प्रोविजन की हमारा यहाँ पर है। thus if tax has been paid under the CGST then the taxable person is deemed to have passed on the incident of such to the recipient CGST। interest on delayed payment of tax, section 50। every person who is liable to pay tax in accordance with the provision of this act, तो उसे टैक्स देना है ना। बट अगर उसने नहीं दिया तो फेल्स टू पे टैक्स ऑन एनी पार्ट टू द गवर्नमेंट विद इन द पीरियड प्रेस्क्राइब, तो उस पर टैक्स लगेगा ना, इंटरेस्ट लगेगा ना। तो इंटरेस्ट 18% से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो 18% ही है। तो 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा लेट पेमेंट करने पर। और अगर आपने गलती से या गलत आईटीसी ले लिया तो वो वापस करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए 24% का इंटरेस्ट लगेगा इन केस ऑफ 18। ठीक है, आपकी स्टडी में कुछ और हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, 24% तक आप मैक्सिमम लगा सकते हो। 18% ही है अभी उस पर भी, लेकिन वो 24% तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, in all other cases where interest is payable under section 50 subsection 1, interest shall be calculated on the amount of tax which remain unpaid for the period starting from the date on which tax was due, और जिस दिन पेमेंट करा उस दिन तक की पेमेंट का इंटरेस्ट लगेगा। ये तो एकदम सिंपल सी बात है। और जहां पर आईटीसी गलत क्लेम करा है तो वहां से करना, तो जिस दिन आईटीसी का क्रेडिट आपको मिला उस दिन से इंटरेस्ट शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे आपने आईटीसी गलत लिया, आप ले एलिजिबल नहीं थे, आपने लिया, तो जिस दिन से आपके जो है क्रेडिट ले कहाँ पर पैसा, तो वहां पर जिस दिन आया उस दिन से लेके जब आप उसको रिवर्स कर लेंगे उस दिन तक का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मिस्टर आलोक एक रजिस्टर्ड सप्लायर है, उन्होंने जीएसटीआर 3B फाइल करी है। ये अभी जो हमारी जो है फाइल रिटर्न है, रिटर्न्स का एक अलग चैप्टर, उसमें सब टाइप की रिटर्न के बारे में भी हम। ठीक है, तो इन्होंने जीएसटीआर 3B फाइल करी है जनवरी मंथ के लिए, अप्रैल 15 अप्रैल। द प्रेस्क्राइब ड्यू डेट जो जीएसटीआर 3B की है वो 20। हर महीने की रिटर्न अगले महीने की 20 तारीख तक आपको फाइल करनी है, जिसमें आपको सारा हिसाब किताब बताना है। द अमाउंट ऑफ नेट जीएसटी पेबल जो था इन कैश, दैट इज कैश लेजर ऑन सप्लाई मेड बाय हिम ऑन द सेट मंथ वर्क आउट टू 36,500। तो 36,500 रुपए उन्हें देने थे, लेकिन वो उन्होंने कब दिए? 15 अप्रैल को दिए, क्योंकि 15 अप्रैल को रिटर्न फाइल करी है। तो हमें इसमें क्या सिचुएशन है, क्या करना पड़ेगा? तो इंटरेस्ट जो पेबल है वो 18% हिसाब से पेबल होगा, है ना। तो कौन सी डेट को इनका रिटर्न फाइल होना था? 20 फरवरी को। तो 21 फरवरी से इंटरेस्ट 15 अप्रैल तक लगेगा, है ना। तो 54 डेज का लगेगा। ठीक है, तो 54 डेज का इंटरेस्ट लगेगा 972 का इंटरेस्ट इन्हें देना पड़ेगा। क्लियर?
Illustration number 3. ABC Limited have filed their GSTR 3B for the month of July 22 within the due date prescribed under section 39, that is 20 August 22. तो जुलाई की 20 अगस्त तक फाइल करनी थी, कर दी। पोस्ट फाइलिंग ऑफ द रिटर्न बाद में पता चला कि सितंबर 22 में जो 40,000 रुपए के ड्यूज थे वो जमा नहीं हुए। ठीक है, तो इन्होंने 40,000 रुपए की पे, जब इन्हें सितंबर में पता चला तो सितंबर में पेमेंट करी, सितंबर वाली रिटर्न के साथ अक्टूबर में पेमेंट करा उन्होंने। तो पेमेंट कब करना था इन्हें? जुलाई वाली थी पेमेंट, है ना? तो इन्होंने उसकी पेमेंट कितने महीना लेट करी, और इनके यहाँ लिखा है कि पेमेंट थ्रू कैश लेजर 30,000 रुपए कैश के थ्रू पेमेंट करा है, और क्रेडिट लेजर के थ्रू 10,000 का पेमेंट करा। और आंसर क्या, ये एक और दूसरा आंसर हमसे पूछा है, तो वो बाद में हम बात करेंगे, दूसरे पार्ट की बात हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट की कर लेते। तो फर्स्ट पार्ट तो ये है कि इंटरेस्ट उसको देना है 18% पर एनम के हिसाब से, है ना? और कब से? फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट, है ना? Interest is payable on the net tax liability paid in cash only if the return to be filed for a tax period has been filed after the due date for furnishing such. देखो इन्होंने क्या करा, 40,000 रुपए की पेमेंट करनी थी, है? जुलाई मंथ की, ठीक है। इन द above scenario has defaulted in payment of 40,000 self assessment basis in the return of July. Accordingly, interest is payable, or thus the amount of interest will be 21st August to 20th October, 61 डेज के लिए पेमेंट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और 40,000 पर इंटरेस्ट। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, अभी मैं इसमें एक बात समझाता हूँ, अब 30 पे ये लगेगा या 40 पे, पहले इसके सारे पॉइंट कवर कर ले। इसमें लिखा है व्हाट वुड बी योर आंसर, जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई हैज बीन फाइल्ड बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है इन्होंने 20 अक्टूबर को, एंड द सेल्फ असेस्ड टैक्स ऑफ 40,000 हैज बीन पेड ऑन 20th अक्टूबर। पेमेंट वही है, कैश और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, वही है पेमेंट। अब यहां पर क्या है हिसाब, Alternatively, if ABC Limited have filed the return for the month of July in October beyond the due date, and if the self-assessed tax has been paid on 20th October, तो इंटरेस्ट तो 61 डेज का ही लगेगा। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि इंटरेस्ट जो लगेगा वो 30,000 पर लगेगा। ऐसा क्यों, उसके बारे में प्रोविजन की बात करते हैं कि प्रोविजन क्या है। देखो क्या है प्रोविजन, इंटरेस्ट इज पेबल अंडर सेक्शन 50 ऑफ द जीएसटी इन केस ऑफ डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स एट द रेट 18% पर एनम फ्रॉम द डेट फॉलोइंग द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टू द एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, लेकिन मतलब जिस दिन ड्यू डेट है, मतलब 20 तारीख नेक्स्ट मंथ की, और जिस दिन दिया हो तो किस पे लगेगा, कैश की पेमेंट पर लगेगा केवल। क्यों, अब देखो 40,000 देने ना, पेमेंट कितना करना है, 40। मेरे क्रेडिट लेजर में 10,000 तो पड़ा ही है, तो ये तो ऑलरेडी पेड है एक तरीके से, तो 30,000 ही तो देना है। तो लेट तो 30,000 में ही, 10,000 तो इन्हीं के पास पड़ा हुआ है, तो 30,000 में ही तो लेट हुई, तो 30,000 पे तो इंटरेस्ट लगना। इन्होंने कहा लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, एज पर प्रोविजो टू सबसेक्शन ऑफ द 50, इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द नेट टैक्स पेड कैश only if the return to be filed for tax period under section 39 has been filed after the due date to furnish such return। इसका मतलब ये है कि अगर आपने रिटर्न फाइल कर दी समय से, और अगर आपने उसमें कम पेमेंट करा है,
तो भैया पूरी अमाउंट पर इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि देखो ये कहना चाह रहे हैं आपने रिटर्न फाइल नहीं करी ना, तो भाई जिस दिन आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसी दिन पेमेंट कर रहे हो, तो हम कैश वाले पे लगाएंगे। रिटर्न फाइल कर दी, पेमेंट करी नहीं, तो पूरी अमाउंट। तो इसलिए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए इसके अंदर दो पॉइंट है। पहला कि रिटर्न फाइल कर दी बट पेमेंट नहीं करी, है ना। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि जो रिटर्न है वो हमने फाइल कर दी लेकिन पेमेंट नहीं करी, तो पूरी 40,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं करी तो जितना, भाई रिटर्न फाइल नहीं करी तो ये बात हुई, जिस दिन उसमें और पे इंटरेस्ट अलग चीजें देखेंगे कि आपने रिटर्न टाइम से फाइल नहीं करी तो आपके ऊपर क्या अलग से लगेगा, लेकिन जिस दिन रिटर्न फाइल करी उस दिन पेमेंट तो कर रहे हो ना। तो रिटर्न फाइल कर दी, पेमेंट करी नहीं, तो पूरा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC if the amount of CGST is utilized towards the dues of IGST, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा अमाउंट जो है यूज करा है वो कम हो जाएगा क्रेडिट लेजर में, है ना। और ये अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपस में एडजस्ट, क्योंकि देखिए IGST और CGST दोनों किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये लिखा है वो हो जाएगा ट्रांसफर। सिमिलरली IGST का अगर CGST के लिए यूज होता है तो भी हो जाएगा। If the amount of IGST is utilized toward the dues of CGST या UTGST, UTGST और CGST दोनों ही किसके अंडर में है, सेंट्रल पर, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपस में SGST और वो स्टेट का, इसलिए वो अलाउ ही नहीं होता। अब इसके हम देखते हैं, इस चैप्टर में यही था, 3 लेजर के बारे में था और कैसे कैसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें जो लास्ट में एक्सरसाइज दे रखी है हमें उसके बारे में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लेजर आर मेंटेन इन द GST पोर्टल, तो हमें पता 3 लेजर है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट है और इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर, ठीक है। तो इन दोनों के नाम के आगे क्या है, लेजर, ठीक है। व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ GST पेमेंट प्रोसेस, तो क्या है कि आप, मेन फीचर है थ्योरेटिकल है कि आप इलेक्ट्रॉनिक जनरेटेड चालान आता है और कॉमन पोर्टल से वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं, है ना। मैनुअली प्रिपेयर्ड चालान नहीं चलेगा, वहां से आप निकाल कर पेमेंट कर सकते हैं। और आप पेमेंट करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप अलग अलग टाइप से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट एप्लीकेबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर CGST GST, इसमें लिखा है कि यस, एवरी पर्सन हु हैज पेड द टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज और बोथ अंडर दिस एक्ट शैल, अनलेस द contrary is proved by him, he deemed to have passed on the full incidence of tax to the recipient, है ना। तो ये अनजस्ट एनरिचमेंट मतलब हम अपनी भला दूसरे पे टाल देते हैं, भैया ये हमने काम करा तुम्हारे ऊपर, अब तुम आगे वो देखेगा, आगे फिर वो, आगे वो, ऐसा चलता रहता है। स्टेट द नेम ऑफ आउटपुट टैक्स अंडर GST where any of input tax credit GST can be utilized, तो कौन सा ऐसा आउटपुट टैक्स है जिससे कोई भी इनपुट हम सेट ऑफ कर सकते हैं। आउटपुट IGST होता है, उसके लिए कोई सा भी इनपुट यूज हो सकता है ना। क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर ए हैज डिपॉजिटेड ए सम ऑफ 30,000 अंडर द माइनर हेड ऑफ इंटरेस्ट कॉलम फॉर द मेजर हेड IGST। जब वो फाइल कर रहे थे GSTR 3B फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, he noticed that there is no sufficient amount under the minor head tax toward the payment of 30,000। उन्हें 30,000 टैक्स की पेमेंट करनी है, बस उनके पास में पैसा है नहीं।
When he approached with the consultant, Mr. Was guided a deposit of tax amount under proper head of the account and claim a refund of remittance of amount already deposited in interest. तो क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। हम उसको अलग से पैसा जमा करा के रिफंड क्यों ले, हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारे पास 4910 में लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर करा सकता है अमाउंट, है ना। तो वो आराम से टैक्स वाले उसमें सब हेड में करा सकता है। तो मिस्टर ए को जरूरी नहीं है कैश जमा कराए टैक्स में, वो इंटरेस्ट से टैक्स में बस जीएसटी पीएमटी 09 इन्हें एक फॉर्म फिल करना है और उसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, इसमें कोई डाउट? Messrs ABC and company has defaulted in filing the return under section 39 GSTR 3B। मंथली रिटर्न होती है, वो उन्होंने जमा नहीं करी, फाइल नहीं करी। रीजन था कि उन्हें बुक्स क्लोज करने में डिले हो रहा था, तो उन्हें पता नहीं चल पाया और उन्होंने मई तक फाइनलाइज करा। द जीएसटी कॉमन पोर्टल प्रॉम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ लेट फी 2000 rupees account of Messrs ABC and Company sought your confirmation for payment of such late fee through the balance available in credit ledger। वो कह रहा है क्या क्रेडिट लेजर से लेट फी की पेमेंट कर दूं? तो क्या कर देंगे आप लेट फी से? लेट फी की पेमेंट क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के बैलेंस से कर देंगे आप। उससे किस चीज की पेमेंट होती है? टैक्स की। किसकी होती है? टैक्स की। ये टैक्स नहीं है। तो क्रेडिट लेजर में किस चीज का बैलेंस होता है? आईटीसी का। आईटीसी मतलब जो टैक्सेस है, तो उसका केवल टैक्सेस के लिए यूज होता है। तो सेक्शन 49(3) प्रोवाइड द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मे बी यूज्ड फॉर मेकिंग टुवर्ड्स द कैश। जो कैश लेजर है वो तो किसी भी चीज के लिए यूज हो जाता है ना। और 49(4) क्या कहता है? क्रेडिट लेजर का यूज केवल किस चीज के लिए होगा? टैक्स, आउटपुट टैक्स के लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो लेट फी केवल कैश लेजर से पेमेंट हो पाएगी, क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। साहिल एक सप्लायर है कर्नाटका में, उन्होंने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया सितंबर में। ठीक है, और विशेष टू पे हिज आईजीएसटी लायबिलिटी सिंस ही इज मेकिंग जीएसटी फॉर द फर्स्ट टाइम। He is of view that he needs to mandatory have the online banking facility to make payment of GST. Offline payment is not permitted under GST. You are required, आपको बताना है कि वो क्या सही कह रहा है या नहीं, कि कितने तरीके से उसमें पैसा जमा किया जा सकता है। और साथ में आपको बताना है क्या मैनुअली चालान अलाउड है, वैलिडिटी क्या है चालान की, और क्रॉस यूटिलाइजेशन मेजर और माइनर हेड का बताना। देखो, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा जमा कराना है तो एक तो इंटरनेट बैंकिंग आप कर सकते हो, ठीक है, यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो। आईएमपीएस होता है एक ऑनलाइन ट्रांसफर, मोबाइल से होता है बैंक के थ्रू। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। एनईएफटी करा सकते हो, मतलब आप जाइए बैंक में, बैंक्स को एक चेक काट के दीजिए और एक एनईएफटी का फॉर्म भर दीजिए। ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी आप करा सकते हो। बैंक में जाकर उन्हें एक चेक काट कर दो, उन्होंने कहो कि आप हमारा ये एनईएफटी कर दो, तो बैंक कर देते। ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज बैंक अप टू 10,000 रुपीज भी आप कैश पेमेंट बैंक में जाकर कर सकते हैं, पर चालान, पर टैक्स पीरियड, बाय कैश, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज बैंक फॉर डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज पर चालान, पर टैक्स पीरियड। मैनुअल और फिजिकल चालान, अब ये तो बात हो गई उसके लिए। अब मैनुअल चालान तो अलाउ नहीं है ना, तो मैनुअल या फिजिकल चालान अलाउ नहीं है। जीएसटी पोर्टल से आपको चालान बनाना पड़ेगा, है ना। चालान की वैलिडिटी 15 दिन की होती है, ये हमने पढ़ा था, चालान की वैलिडिटी 15 दिन की होती है ना। और एक मेजर हेड से दूसरे मेजर हेड या सेम मेजर हेड के अंदर ट्रांसफर किया जा सकता है। इवन डिस्टिंक्ट पर्सन का भी किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कोई लाइबिलिटी ना हो, आउटपुट लाइबिलिटी, है ना। सुहासिनी एक रजिस्टर्ड
सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट है। ऑन अकाउंट ऑफ हर इल हेल्थ she could not provide any service during the month of October. However, she had to incur all expenses related to her office. She paid 75,000 to various vendors. The input tax involved in the goods and services 13,500 out of the one bill एक ही था 15,000 related to security services tax on which is reverse charge. Input tax involved in such is 2,700. तो ये पेमेंट ही कर रही हैं और रिवर्स चार्ज के हिसाब से भी है. So Asini is of opinion that for the month of October, no GST is payable from the electronic cash ledger as she has sufficient balance of ITC for payment of GST under reverse charge on security services. Do you think that she is right? वो कह रही है मुझे आउटपुट टैक्स तो है नहीं और मेरे पास जो है बैलेंस पड़ा कैश लेजर में, तो मैं उससे आराम से रिवर्स चार्ज के हिसाब से जो पेमेंट करना है उसे पेमेंट कर दूंगी. तो सही कह रही है क्या ये? क्यों? ये रिवर्स चार्ज है. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के हिसाब से जो हमें पेमेंट करना है ये हमारा इनपुट टैक्स है, आउटपुट टैक्स नहीं. जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस होता है उससे आउटपुट टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं, इनपुट टैक्स की नहीं. हर जगह हमने पढ़ा था रिवर्स चार्ज के हिसाब से जो टैक्सेस है उसका यूज नहीं हो सकता. द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का जो इस्तेमाल होगा वो आउटपुट टैक्स के लिए होगा. आउटपुट टैक्स क्या होता है? जो हम सेल करते हैं उसके ऊपर. रिवर्स चार्ज में जो हम देते हैं परचेजेस वाली आइटम पर देते हैं एज ए रेसिपिएंट, तो उस पर जो टैक्स होता है वो इनपुट टैक्स होता है. और इनपुट टैक्स क्योंकि हमें देना है भाई, मान लिया क्या होता है नॉर्मल में 100 रुपए का माल है, 10 रुपए का टैक्स है, तो मुझे 110 रुपए सप्लायर सेलर को देने. अब क्या है कि मुझे सेलर को तो 100 देने हैं और 10 रुपए गवर्नमेंट को देने हैं, तो ये तो इनपुट टैक्स है. इसे मैं थोड़ी ना अपने आउटपुट टैक्स की तरह मानकर उसे सेट ऑफ कर लूंगा, है ना. Therefore, ITC cannot be used to pay the tax liability under reverse charge. The same is always required to pay through electronic cash ledger. तो मैं अपने क्रेडिट लेजर का यूज नहीं कर पाऊंगा, तो वो रॉन्ग है और उसे 2,700 रुपीज कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है. तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे. आप इस चैप्टर के जरूर नोट्स बनाइएगा so दैट आप लोगों को एग्जाम में पता चल पाए कौन सा सेक्शन किस चीज के लिए है. तो केवल सेक्शन वाइज शॉर्ट नोट्स बनाइए. शॉर्ट नोट्स में केवल सेक्शन वाइज की सेक्शन में ये है, और डेज जैसे कि जो चालान है 15 दिन के लिए वैलिड है, कैश पेमेंट 10,000 से ज्यादा, ऐसे ऐसे बस सेक्शन में क्या है और ये वाली अमाउंट्स डेज, बस यही यूज करना है. ठीक है.